सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि कितनी यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनली। ये हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि हर एक देश का अपना नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता है और वो नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो डिसाइड करता है किसी भी देश की मेजरमेंट को और उसे कंपेयर करता है बाकी देश की मेजरमेंट के साथ। उसी सिस्टम के अंदर यूनिट के लिए भी इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर हम यूनिट की बात करें, जैसे मेजरमेंट में तो हमने कहा था कि किसी चीज़ के अंदर कितना वेट है, वॉल्यूम के पैरामीटर क्या रहेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि उसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट के लिए कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जिनके लिए इंटरनेशनल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यूनिट की अगर बात हम करें, यूनिट दो तरह से काम करती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरी जो है ड्राइव यूनिट। दो यूनिट काम करती हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है जो यूनिट सिस्टम का बेस है, आधार है, जिसकी मदद से हम बाकी यूनिट्स को बनाएंगे। जैसे ड्राइव यूनिट हमें दी गई है, ड्राइव यूनिट का फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल से होगा। तो इसमें हमने पहले फंडामेंटल को डिस्कस करना है कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनसे मिलके, जिनका इस्तेमाल करके बाकी सारी की सारी दूसरी यूनिट बनती हैं और वो इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट की बात मैं करता हूँ तो हमारे पास 7 ऐसी फंडामेंटल यूनिट हैं जो फंडामेंटल कैटेगरी के अंदर आती हैं। पहले जो है यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे पहले जो फंडामेंटल जो यूनिट है हमारे पास वो लेंथ की यूनिट है। और लेंथ की फंडामेंटल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट, इसको हम एसआई यूनिट भी बोल देते हैं। ब्रैकेट में अगर लिखें इसमें तो एसआई यूनिट भी बोल देते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे लिखा जाता है। ये एसआई यूनिट भी लिखा जाएगा इसके अंदर। तो कोई कहेगी लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, या लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो एस जो उसकी फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। इसको मीटर के अंदर मेजर करेंगे। बाकी और पैरामीटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे किलोमीटर भी वर्ड होता है बड़ी लेंथ के लिए किलोमीटर, छोटी लेंथ के लिए माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। लेकिन अगर एक मीडियम कैटेगरी में बात करें, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली होगी, जो नॉर्मली हर जगह इस्तेमाल की जाने वाली होगी, वो मीटर है। आप मीटर यूनिट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हो, किलोमीटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते। हमें कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ती कि माइक्रोमीटर की स्टडी की जाए साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ के। बाकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि फंडामेंटल का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि एक बेसिक यूनिट्स जिसमें आराम से इसका इस्तेमाल किया जा सके और जिससे हम बाकी यूनिटों को बना सकते हैं। और डेफिनेशन आती है कि जो मीटर है, मीटर की डेफिनेशन क्या होगी। अब यूनिट बनाई है तो कोई पैरामीटर जरूर रहे होंगे उसकी वो बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए कोई पैरामीटर जरूर रहे होंगे। तो अब कोई कहेगा कि 1 मीटर होता कितना है। अब कहने को तो हम एक बड़े स्केल को भी 1 मीटर मान सकते हैं, इस स्केल को भी 1 मीटर मान सकते हैं, इस स्केल को भी 1 मीटर मान सकते हैं, इस स्केल को भी 1 मीटर मान सकते हैं। साइंस क्या कहती है कि साइंस के हिसाब से 1 मीटर का मतलब क्या है। यहाँ पर ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है कि
1 मीटर कहेंगे किसे? तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जितना पाथ ट्रेवल किया जाएगा लाइट के द्वारा, जितना पाथ ट्रेवल किया जाएगा लाइट के द्वारा 1 अपॉन ऑलमोस्ट 3 लाख सेकंड वे हिस्से के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर लेंथ इतने समय के अंदर अगर कवर की जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम 1 मीटर कहेंगे। अब ये बहुत छोटा समय है, ये बहुत छोटा समय के हिसाब से इसको मानते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक 1 अपॉन ऑलमोस्ट 3 लाख सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी लाइट के द्वारा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम 1 मीटर बोल देंगे। अब वो चाहे इतनी आए, इतनी आए, इतनी आए, उस पैरामीटर को बोला गया है। सपोज कीजिएगा कि 1/3 लाख सेकंड के अंदर लाइट ने ये दूरी कवर की, तो साइंटिस्टों ने इसी को क्या बोल दिया? 1 मीटर बोल दिया। तो पहली क्वांटिटी हमें ध्यान रखनी है कि लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? वो मीटर है, और मीटर इसकी जो है ऐसा यूनिट है, और मीटर को काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लाइट के 1/3 लाखवें सेकंड के अंदर जितनी दूरी कवर की जाएगी, जितना पाथ कवर किया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? उस पाथ को 1 मीटर बोलेंगे। नंबर 2 पे हमारी आती है यूनिट ऑफ मास। नंबर 2 पे हमारी आती है यूनिट ऑफ मास। अब मास की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है किलोग्राम। किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, ना तो माइक्रोग्राम का इस्तेमाल ज़्यादा होता, ना नैनोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल होता, किलोग्राम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो फंडामेंटल यूनिट, ऐसा यूनिट जो मास की है वो कितनी है? वो 1 किलोग्राम है। और ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि प्लेटिनम और इरिडियम का जो प्रोटोटाइप है, मैंने बताया था कि एक सिलेंड्रिकल शेप में क्यूब बना हुआ है, वो प्लेटिनम और इरिडियम से मिलकर बना होता है। इसका वेट जितना होगा उसको एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है कि इस साइज को हम क्या मानेंगे? इसमें इतना अमाउंट मानेंगे कि वो 1 किलो के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम किलोग्राम बोलते हैं। तो क्या है ये? किलोग्राम का मतलब होता है इंटरनेशनल जो प्रोटोटाइप तैयार किया गया है प्लेटिनम इरिडियम का, जितने साइज में वो होगा, जितना वेट उसका होगा, उसे क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम बोलेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास आती है यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट को हम सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। ये सेकंड के अंदर आएगी। तो सेकंड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्लॉक के अंदर भी सेकंड की फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, ज़्यादा सेकंड कवर कर किए जाते हैं, मिनट उससे कम कवर किए जाते हैं, और हावर सबसे कम किए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टाइम को स्टडी करना है तो किस हिसाब से होगा? वो सेकंड उसकी यूनिट होगी, सेकंड में हम उसको मेजर करेंगे फंडामेंटली अगर बात करें तो। फिर बाद में ये रहता है कि अगर किसी और क्वांटिटी में चेंज करना है तो वो बात की बात है, वो डायमेंशन कन्वर्जन की बात आती है कि आप सेकंड को हावर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, हावर्स को जो है मेगा हावर्स या जो भी आगे क्वांटिटी होती है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो बात की बात होती है। लेकिन फंडामेंटली क्या किया जाएगा? इसको सेकंड की फॉर्म में ही स्टडी किया जाएगा, तब में ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सेकंड होता क्या है? एक सेकंड की डेफिनेशन क्या है? एक सेकंड हम किसे कहेंगे? तो इसमें ध्यान रखना है कि एक नंबर दिया हुआ है 9192 631 and 770। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 33,770। 9 करोड़ 19 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 33,770 जो रेडिएशन के पीरियड्स कवर किए जाएंगे, जितने समय के अंदर, जितने समय में जो क्या बोलते हैं ये इतने नंबर्स
ऑफ जो रेडिएशन है वो कवर किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम ऐसे मानते हैं इसको, एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी है ये तो इस प्रकार से जो कवरिंग ऐसे की जाती है अच्छा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतने नंबर्स के हिसाब से जितने समय में ये नंबर इतना हो जाएगा, इसको एक नंबर को ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। यानी बहुत छोटे लेवल की बात यहाँ पर हो रही है, बहुत छोटे स्तर पे यहाँ पर बात की जा रही है। यानी किसी भी ये सेकंड क्या है, ये एक ड्यूरेशन है, एक समय है रेडिएशंस के इतने पीरियड्स का। जब इतने पीरियड्स रिपीट होते हैं और उस पीरियड्स के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। और टाइम का संबंध एक एटम से हमेशा रहा है, सीजियम 133, ये हमें ध्यान रखना है। एक एटम है सीजियम 133, इस एटम से हमेशा ये संबंध रहा है कि सीजियम 133 एटम जो है ये टाइम से बिलोंग करता है। कहीं भी टाइम के बारे में जिक्र में देखना हो, स्टडी करनी हो, आपको इस एटम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक मूवी भी इसके ऊपर आई हुई है, मूवी तो नहीं है, वेब सीरीज है, डार्क वेब सीरीज जिसको बोला गया है। तो उसमें भी दिखाया गया कि सीजियम किस प्रकार से टाइम को कंट्रोल कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। टाइम की रेडिएशंस की क्वांटिटी जो है उसकी बराबर की रेडिएशंस जो इस एटम में पाई जाती है, तो वो क्या है, वो सीजियम 133 एटम उसके अंदर लेके जाती है। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, अभी अगले यूनिट में पढ़ेंगे हम, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होती है। उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच का ट्रांजिशन जोन जो होगा, यानी अब जैसे एक एटम होता है, ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसकी भी स्पिन है अपनी, घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं उनकी भी अपनी स्पिन है। इन दोनों स्पिन्स के बीच में जो हाइपरफाइन लूप बनेगा, हाइपरफाइन ट्रांजिशन टाइम बनेगा, वो जितने समय में बढ़ता है उस समय का नाम भी क्या रखा गया है, 1 सेकेंड रखा गया है। ये एटम को स्टडी करने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस यहाँ पर समझने की बात यह है कि दो तरह की डेफिनेशन यहाँ बता दी कि अगर किसी रेडिएशंस के अंदर इतने नंबर्स ऑफ पीरियड्स कवर हो जाते हैं जितने समय के अंदर, उस समय को क्या बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं 1 सेकेंड बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये आपके सेकंड की डेफिनेशन इसमें बनती है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारी जो यूनिट आती है, नंबर 4 पे जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट आती है वो है करंट। नंबर 4 पे आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं एम्पियर के अंदर। वैसे ही एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे उसका ये सरनेम था, उसके सरनेम पे ये नाम रखा गया है। और तो एम्पियर क्या है, एम्पियर एक कांस्टेंट करंट है, एक बराबर बिना किसी ज़्यादा चेंज के फ्लो होने वाली चीज़ को करंट बोल देते हैं। तो ये कांस्टेंट है। और ये कैसे मेजर किया जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 वायर हैं और वो इनफाइनेटली उनकी लेंथ है, दोनों तरफ से वो इनफाइनेटली गई हुई है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हम इसके अंदर मान लेते हैं। यानी आपने 2 वायर लेनी है जिसकी लेंथ इनफाइनेटली लंबी है, यानी उसको हमने इनफाइनेटली लंबी का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनेट की तरफ ही जाएगी वो। 1 मीटर से बड़ी लेंथ को हम जो है अगर ले लेते हैं, दोनों तरफ उसकी जो दूरी को बढ़ा देते हैं, तो 1 मीटर के लिए वो आगे जाके बढ़ रही है, इनफिनिटली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत दूर तक लेंथ को लेके चलना है हमने। और उसके अंदर 1 मीटर के बीच की दूरी को, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या करना है, 1 मीटर दूर रखना है दोनों को। और वो ध्यान ये रखना है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो ये मोटाई जो इसकी है, वो लगभग बहुत पतली होनी चाहिए। जब ऐसा रखने के कारण इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, 2 × 10⁷ न्यूटन। जो ये फोर्स इसके अंदर जो है अगर जनरेट हो रहा है, तो उस फोर्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ में जो ये फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस फोर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। हम ये मान सकते हैं उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, तो ये एम्पियर करंट उसके अंदर फ्लो माना जाएगा। ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। ये पैरामीटर्स में दिखाए गए हैं, जहां इतना फोर्स हो 1 मीटर के अपार्ट हो एक दूसरे से वो, और करंट फ्लो कर रहा हो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में,
क्रॉस सेक्शन उसका बहुत पतला हो, उस टाइम पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर करंट उसके अंदर माना जाएगा। उसके बाद आगे है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर को मेनली 3 तरह के स्केल्स में मेजर किया जाता है, एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। इन तीनों में सबसे अच्छे से जो माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे जो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, जैसे सेल्सियस है 30 सेल्सियस होगा, 31 सेल्सियस होगा, 31.5 सेल्सियस होगा, 36 होगा, इस प्रकार से मेजर किया जाता है। लेकिन 31 और 32 के बीच में भी बहुत सारी ऐसी मतलब ये हम कह सकते हैं रीडिंग्स होती हैं जो केल्विन के अंदर मेजर की जाती हैं। तो माइन्यूट लेवल पे जो स्टडी करेगा, जो स्केल में स्टडी करेगा टेम्परेचर को, वो क्या करेगा, वो हमारा जो ये क्या बोलते हैं केल्विन करेगा। और केल्विन को क्या बोलते हैं, केल्विन एक टेम्परेचर है जो कि कुछ टाइम्स ज़्यादा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से। जैसे मान लीजिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर तीनों कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है। ये उसमें क्या बोलते हैं ओशियंस के अंदर ये पाया जाता है, कंडीशन पाई जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, वो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वाटर तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट्स के 1/270 टाइम्स, जो 270 टाइम्स जो चीज काउंट की जाएगी, उस फ्रैक्शंस को काउंट किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑलमोस्ट 1 डिग्री केल्विन बोलेंगे। 1 डिग्री केल्विन बोलेंगे। तो 1 डिग्री केल्विन क्या होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस का 1/273 टाइम्स, उसको क्या बोल देते हैं हम, ये 1 केल्विन बोल देते हैं। और 0.01 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने केल्विन होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 जो है केल्विन होता है। और अब जैसे ये बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा। अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो 274 डिग्री सेल्सियस केल्विन हो जाएगा। अगर 2 हो जाता है तो ये 275 हो जाएगा। अगर 3 हो जाता है तो ये 276 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इनके पैरामीटर चेंज होते रहते हैं। कहने का मतलब केल्विन को हम ये बोल सकते हैं कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन का पैरामीटर हम मेजर करते हैं। तो 273 के अंदर जितने डिग्री सेल्सियस उसको मेजर कर जोड़ दो, वो किस में आ जाएगा, केल्विन के अंदर आ जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ बता देता हूँ, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। जितने डिग्री सेल्सियस होंगे वो इस पैरामीटर में अंदर जो है वो आएगी वो चीज़। तो केल्विन क्या है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या बोल देते हैं, केल्विन बोल देते हैं। तो केल्विन के अंदर मेजर किया जाएगा। तो ये टेम्परेचर की जो यूनिट है फंडामेंटल, वो है केल्विन। केल्विन का मतलब ये है, केल्विन का मतलब ये है कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट्स का 1/273 टाइम्स जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एक केल्विन आएगी। इसमें वाटर के सारे टेम्परेचर काउंट किए गए हैं, सारे स्टेट को काउंट किया गया है, तो उसके हिसाब से डेफिनेशन आपकी बढ़ाई हुई है। उसके बाद अगला जो यूनिट आती है वो हमारे पास आती है, अगली जो यूनिट हमारे पास है वो है यूनिट ऑफ अमाउंट। अमाउंट की यूनिट जो है वह है मोल। मोल का मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट हर एक सब्सटेंस के लिए, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23। ये एक वैल्यू रखी गई है। एक मोल के अंदर इतना नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है वो इसमें किया जाएगा, इसके अंदर में मेजर किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ सब्सटेंस को हम एक मोल बोलते हैं। अब वो नंबर ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पेन की बात करते हैं
तो 6.022 to the power 23 numbers of pen are seem to be equivalent to the 1 mole, तो ये इस 1 मोल के इक्वल माना जाएगा। और अगर मान लीजिए 6.2 to 10 की पावर 23 बुक्स की बात कर लेते हैं तो उतनी बुक्स जो है वो 1 मोल के इक्वल मानी जाएगी। आगे मोल कंसेप्ट आएगा, डिटेल में आएगा, बताएंगे। आपने ध्यान रखना है कि 1 मोल का मतलब है इतना नंबर किसी क्वांटिटी के अंदर हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं। यानी इतने एटम्स अगर मैं काउंट कर लेता हूं 6.022 × 10⁻23, इतने एटम्स के अंदर क्या होगा, 1 मोल वहां पर काउंट किया जाएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है, ये क्वांटिटी है, इसको ऐसे मेजर किया गया है। और डेफिनेशन की बात हम अगर इसकी करें तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बताया गया है कि जितना अमाउंट 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर होता है, ये एक पैरामीटर बना दिया इन्होंने, आएगा वही नंबर आएगा वैसे का वैसा। 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, कार्बन 12 के अंदर जितना अमाउंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम 1 मोल बोला जाएगा। यानी कार्बन का एग्जांपल ले लिया, ये कार्बन के अलावा और दूसरों में अप्लाई होता है, बस कंडीशन ये है कि आपको आइसोटोप्स का ध्यान रखना है। जैसे कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, उनके अंदर ये जो अमाउंट है काम नहीं करेगा, तो उनका मास जो है, मास है वो डिफर हो जाता है। कार्बन 12 के लिए यहाँ पर कंडीशन की गई है कि 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर जितना अमाउंट होगा उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल बोल देते हैं। और ये नंबर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, इसमें एक इतने नंबर ऑफ एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, बुक्स भी आ सकती हैं, इसके अंदर कार भी आ सकती हैं, बस एरोप्लेन, कितना नंबर इसका काउंट किया जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम 1 मोल बोल देंगे। लेकिन नॉर्मली ये एटम मॉलिक्यूल के लिए काउंट किया जाता है, क्योंकि बड़ी चीज़ों के लिए हमारे अलग पैरामीटर होते हैं। एरोप्लेन के लिए नंबर्स इतने ज़्यादा हम काउंट नहीं करेंगे, नंबर कम होते हैं, तो वहाँ मोल तक नंबर पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। पर एटम मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर भी इतने नंबर जो है पॉसिबल होते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अमाउंट की जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा, वो मोल कहलाएगा। उसके बाद हम अपने लास्ट इसमें जाएंगे कि सबसे लास्ट जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सी होगी। सबसे लास्ट फंडामेंटल जो यूनिट होगी हमारे पास वो होगी यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, लुमिनियस जो शब्द जहां भी इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर लाइट के लिए किया जाएगा, रेडिएशन के लिए किया जाएगा। लुमिनियस का मतलब यही होता है कि कोई रेडिएशन की फॉर्म में कोई चीज अगर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुमिनियस बोल देंगे। अब इसमें क्या होगा, इसकी जो यूनिट है वो कैंडेला होती है, इसको कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं। कैंडेला इसकी जो है फंडामेंटल यूनिट है, उसको कैंडेला के अंदर मेजर किया जाएगा। जहां भी किसी नंबर के बाद में कैंडेला अगर लिखा है तो आप समझ जाना कि वो लुमिनियस इंटेंसिटी की बात वहां पर की जा रही है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, ये एक बल्ब मान लिया हमने, ये हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रेडिएशन को फैला रहा है। इसकी रेडिएशन जो है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है हर डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक एरिया काउंट करेंगे, और ये जो एरिया में ये जो रीजन्स होगा, मैं एरिया भी नहीं कह सकता, जो ये रीजन्स होगा वो रीजन 3D में होगा, ये मैं जान रखना है। जैसे यहाँ पर बल्ब है और ऐसे कुछ ऐसे फैलती हुई गई है, तो जो वहां पर वो जो कोन बनेगा, एक प्रकार से कोन हम बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल नहीं बनेगी, यहाँ पर ये कोन बनेगा। कोनिकल शेप में जो चीज बनती है, और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि ये सोर्स था और यहाँ से कोनिकल रीजन्स के अंदर क्या हुआ है कि आपकी कोई रीजन बनता है, और उसके अंदर जो ये एंगल होगा इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये कभी आएगा फिजिक्स के अंदर, हम बताएंगे आपको। 3D एंगल बोलते हैं इसको। 3D की फॉर्म में जो एंगल एग्जिस्ट करता है, 3D की, जैसे हम 2D की बात करते हैं, अगर इस एंगल की बात करें मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये तो 2D में है, ये जो है ब्रेथ वाइज है, ये थोड़ा लेंथ वाइज है, तो दो एडिशन निकली, ये 2D एंगल बन जाता है। लेकिन सॉलिड जो एंगल होगा वो 2D में नहीं होता, वो 3D के अंदर होता है। जब कोनिकल शेप में कोई चीज आती है तो उस एंगल का जो नाम होता है वो सॉलिड एंगल उसको बोलते हैं। और सॉलिड एंगल के अंदर स्टेरेडियंस एक जिक्र आता है, स्टेरेडियन एक जिक्र आता है, इसको इसमें मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल के पीछे जो स्टेरेडियन लगाया जाता है, वैसे रेडियन लगाया जाता है एंगल के। 2D एंगल जो होगा, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियंस वहां पर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर 3D एंगल्स को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो स्टेरेडियन के अंदर वो जो काउंट किया जाएगा। तो कितना
वो मतलब एंगल्स बनेगा उस सोर्स से लाइट निकलते हुए, और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी लाइंस जाएंगी रेडिएशंस की। अगर एरिया कम लेंगे तो कम लाइंस होंगी, ज़्यादा लेंगे ज़्यादा लाइंस होंगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हमने ये एरिया ले लिया है, अगर एरिया बढ़ाओगे लाइन बढ़ेगी, तो दोनों की रेशियो होगी, यानी लाइन टू एरिया जो रेशियो होगी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एरिया है, बड़ा एरिया है, मैं मान लेता हूँ एरिया 10 है, लाइन भी 10 है, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप इसका एरिया आधा कर देते हो, एरिया 5 हो जाता है, लाइन भी कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी, तो उसका भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी। यानी लाइन टू एरिया जो वैल्यू इसके अंदर बनेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी बोल देते हैं। और ये पर्टिकुलर एरिया पर डिपेंड करती है। आप उसके हिसाब से अगर यूनिफॉर्मली लाइन अगर आ रही है तो ये नंबर सेम रहेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्मली लाइन आ रही है, लाइन पे जो नंबर, लाइट जो नंबर नॉन यूनिफॉर्म है, टू सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर नंबर नहीं रहेगा, पर पर्टिकुलर सोर्स के लिए क्या रहेगा, नंबर आपका ये फिक्स रहेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारी जो थी लुमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो यहाँ पर दिखाई गई थी। तो 7 ऐसी फंडामेंटल यूनिट हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ अमाउंट, यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, एंड एक रह जाती है हमारे पास यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एम्पीयर में मेजर किया जाता है। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। जो ड्राइव यूनिट्स होंगी वो इनसे मिलकर बनेंगी। अब कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं। ड्राइव यूनिट का मतलब यहाँ पर ये होगा, एनी यूनिट विच कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स, ये हम बोल सकते हैं। तो ड्राइव यूनिट्स क्या होगा, जिसको फंडामेंटल से क्या किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा। ड्राइव करने का मतलब ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, मैं बात करता हूं मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम थी, लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर थी, और ये दो ही हम ले लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम, और ले लेते हैं। टाइम की जो यूनिट थी वो थी हमारे पास सेकंड। टाइम की यूनिट क्या थी, वो सेकंड थी। मास, लेंथ और टाइम, 3 हमने मान के चली है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो लेंथ हो जाएगी, फंडामेंटल है। टाइम जो है वो टाइम सेकंड के अंदर आ जाएगा, ये भी फंडामेंटल है। पर वेलोसिटी जो है, जो इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, वो फंडामेंटल नहीं है, वो ड्राइव के अंदर आ जाएगी, ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आ जाएगी। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी, जो 2 से मिलकर बनेगी, 2 फंडामेंटल से मिलकर बनेगी, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी बोल देंगे। अब यूनिट क्या बनेगी इसकी, डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी आपकी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या रहेगी आपकी, सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड जो यूनिट आई है वेलोसिटी की, वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, उसमें 2 फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, और उस यूनिट को क्या बोल देते हैं, हम ड्राइव यूनिट बोल देते हैं। ऐसे ही बाकी किसी और क्वांटिटी के हिसाब से इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम और भी क्वांटिटी, फोर्स जैसे मान लेते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा है छोटे क्लासों के अंदर, F = m में पढ़ा है। मास की यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, किलोग्राम बनेगी। अब यहाँ पर मैं निकाल नहीं रहा हूँ, एक्सेलरेशन की बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो क्या होता है, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी के अपॉन में अगर टाइम कर दें तो क्या बन जाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आई थी, मीटर पर सेकंड, उसके डिवाइड में 1 सेकंड और आ जाएगा, टाइम दिया हुआ है, ये टाइम ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फोर्स है, फोर्स इज ए ड्राइव सिस्टम, ड्राइव यूनिट। इसके अंदर जो ये यूनिट हमारे पास आई है, ये ड्राइव यूनिट है, जो 3 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है, मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी यूनिट हम पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं पढ़ेंगे, ये 7 फंडामेंटल यूनिट का जिक्र आएगा, इनकी मदद से ही हम बाकी चीजों को बनाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखने के अलावा कोई और चीज हमारे पास वहां पर नहीं मिलेगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी ड्राइव यूनिट्स होती हैं, तो ये हमें समझ लिया है। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, ड्राइव यूनिट्स वो होती है जो किसी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने, उसे हम क्या बोल देते हैं, ड्राइव यूनिट बोल देते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट
किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती हैं, और ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी वगैरह जो हम इसके अंदर देखेंगे वो इसमें हम काउंट करेंगे। तो ये फंडामेंटल यूनिट हमने देख लिया है कि इस प्रकार से काम करती हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।